तो प्राइस क्या होता है सबसे पहली चीज? तो प्राइस क्या है? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय ए बायर इन कंसीडरेशन ऑफ द परचेजेस ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी जो बायर है वो जो प्रोडक्ट परचेज करता है सेलर से, उसके बदले उसको जो अमाउंट ऑफ मनी देता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। ओके, तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी। तो ये प्राइस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि किसी भी कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, तो कौन सा वो फैक्टर है? प्राइस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो तीनों जो प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन है वो तीनों क्या है? कॉस्ट उसमें इनकर्ड होते हैं, जबकि प्राइस में क्या आता है? रेवेन्यू आता है। ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट क्रिएट सेल्स रेवेन्यू। तो ये प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो सेल्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। तो इट कम्स इन मेनी फॉर्म्स एंड परफॉर्म्स मेनी फंक्शन। प्राइस मतलब प्राइस किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप जो रेंट देते होंगे, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट देते होंगे तो प्राइस है। ट्यूशन फी देते हैं आप तो वो प्राइस है। फेयर देते हैं, अदर फीस देते हैं, रेट्स, टोल्स, वेजेस, कमीशंस जो भी आप देते हैं, तो एक तरीके का प्राइस ही है, एक फॉर्म है प्राइस का, ठीक है, जो आप किसी न किसी तरीके से किसी भी गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए आप पे करते हैं। तो प्राइस क्या हो गया? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, प्राइसिंग क्या होता है? तो प्राइस तो हो गया अमाउंट ऑफ मनी, प्राइसिंग क्या हो गया? तो प्राइसिंग सिंपल सी बात है, इट इज द प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ सेटिंग डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करना, सेट करना, डिसाइड करना ही क्या कहलाता है? प्राइसिंग कहलाता है। ओके, it is a process in which using different pricing techniques the price of an product is decided। तो प्राइसिंग में क्या करते हैं हम? डिफरेंट जो प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं उनका यूज करके हम क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो प्राइसिंग इज ए मैनेजरियल टास्क। ये कौन सा टास्क है? मैनेजरियल टास्क है। प्राइसिंग जो सेट करते हैं प्राइस, वो मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, वो प्राइस डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों प्राइस आप सेट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, उसको आपको पहले स्टेब्लिश करना होगा। फिर आइडेंटिफाई द फैक्टर गवर्निंग द प्राइस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस पे अफेक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं, जिनकी वजह से प्राइस घट या बढ़ सकती है, उस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए। असर्टेन द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, फिर उनका रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस को असर्टेन करिए, आइडेंटिफाई करिए। फिर डिटरमाइन द प्रोडक्ट वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। फिर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन करें, फिर प्राइस पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज डेवलप करें, ठीक। इम्प्लीमेंटिंग देम एंड कंट्रोलिंग देम फॉर द बेस्ट रिजल्ट। फिर जो आपने प्राइस पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए और उसको कंट्रोल करिए अगर कोई भी डाइवर्जन आता है, कोई भी वेरिएशन आता है, फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो ये मैनेजरल टास्क है। प्राइसिंग क्या है? मैनेजरल टास्क है जिसमें हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर प्राइस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं, फिर जो रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस फैक्टर्स का उसको हम असरटेन करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर प्राइस पॉलिसी और स्ट्रेटजी डेवलप कर देते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो प्राइसिंग क्या है? इट इज अ मैनेजरियल टास्क टू सेट और डिसाइड द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, तो प्राइस क्लियर हो गया, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड प्राइसिंग इज दिस प्रोसेस टू सेट डिसाइड द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अब अगला टॉपिक है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे। तो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हम प्राइस क्यों सेट करते हैं? अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइस ही एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पी है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, सेल्स रेवेन्यू लेके आता है। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम प्राइस को सेट करते हैं। मार्केट शेयर ग्रोथ, अपने मार्केट के शेयर को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम प्राइस को सेट करते हैं, ठीक। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, अब उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जो आप प्रोडक्ट डेवलप करें, जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में क्वालिटी लीडरशिप डेवलप करने के लिए आप प्राइस कर सकते हैं। भाई किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम जज करते हैं, नॉर्मली जो कंज्यूमर्स होते हैं जज कैसे करते हैं कि हायर द प्राइस हायर द क्वालिटी। तो आप प्रोडक्ट उस कैटेगरी में क्वालिटी लीडरशिप चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? प्राइस को हायर करते हैं। जैसे डव हो गया, उसकी क्या है? प्राइस हाई होती है, तो लगता है कि हाँ वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फेसिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, तो कंपटीशन जो मार्केट में है, जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उनको फेस करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइस डिसाइड करते हैं। प्राइस को लो कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से, और कभी कभी प्राइस को हाई कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से। फिर अचीविंग टारगेट रिटर्न, कुछ रिटर्न्स होते हैं जो टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कि हमें एटलीस्ट इतना रिटर्न तो चाहिए ही जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, तो उसके लिए भी हम प्राइस फिक्स करते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन होता है सर्वाइवल, यानी कि मार्केट में आप कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आप कम से कम मार्केट में बने रहें, मार्केट से बाहर ना जाएं। हमें भले प्रॉफिट हो ना हो लेकिन हम कम से कम सर्वाइव करते रहें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्राइस को सेट करते हैं, चाहे वो लो प्राइस है चाहे
हाई प्राइस हो। सर्वाइवल में नॉर्मली हम लो प्राइस सेट करते हैं कि एटलीस्ट जितना हमने इन्वेस्ट करें उतना हमारे पास आ जाए। तो ये कुछ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम क्यों प्राइस फिक्स करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर ग्रोथ, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, फेसिंग कम्पिटिटिव सिचुएशन, अचीविंग टारगेटेड और सर्वाइवल। अब हम देख लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को। यानी कि जब आप प्राइसिंग करते हैं, जब आप प्राइस सेट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें आता है कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम इंटरनल फैक्टर्स देख लें। तो इंटरनल फैक्टर में जैसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या हैं, मैनेजमेंट लेवल जो मैनेजियल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, उनकी एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज। तो ये फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्राइसिंग पे अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग मिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का है, वो भी अफेक्ट करता है। यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का फॉर्म फीचर, उसके बाद जो प्लेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कहाँ करना है, होलसेल रिटेलर के थ्रू करना है, और फिर प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इन सब का भी कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉस्ट। ये तो डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, यानी कि जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है बनाने में, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है उतना तो आपको मिनिमम रखना ही है प्राइस, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा, वहीं पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आई तो आपको प्राइस कम रखनी होती है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस प्राइस को कम भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसा कि आपने पहले यूनिट 2 में डिस्कस किया होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है। नॉर्मली वो 4 स्टेज से पास करते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सेल्स कम होता है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, अब वहाँ पे आप प्राइस को क्या करते हैं, नॉर्मली प्राइस कम ही रखेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, मतलब कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की वजह से भी प्राइस चेंज होता रहता है कि इंट्रोडक्शन में हमने कम रखा, जब देखा कि आपकी ग्रोथ होने लगी या फिर मैच्योरिटी स्टेज में हो गए तो आपने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, और जब फिर देखा कि आप जो डिक्लाइन स्टेज पे आ रहे हैं तो फिर आपने क्या किया, प्राइस में कट करना स्टार्ट किया, कि प्राइस को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्राइसिंग पे। फिर आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की आप का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप प्राइस फिक्स क्यों कर रहे हैं, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी लीडरशिप में आने के लिए। तो मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर। अब भाई सर्वाइवल के लिए आप जो है प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप प्राइस क्या करेंगे, लो ही रखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अलग अलग प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है फंक्शनल पोजीशन। फंक्शनल पोजीशन मीन्स कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर आप जो है जो मीडियम है, जो चैनल है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कई लेवल्स आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब लॉन्ग चैनल होता है तो प्राइस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सबके प्रॉफिट को देखना है। अगर डायरेक्ट चैनल है तो फिर उस केस में आप जो है प्राइस को कम भी रख सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अब आपने पहले होलसेलर को सेल किया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर से कंज्यूमर पे गया। तो ऐसे में क्या हो गया कि अब आपको होलसेलर और रिटेलर का भी प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट जो प्राइस है वो ज़्यादा रखना होता है। लेकिन अब सपोज करिए कि आपने प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखना होता है क्योंकि आपको किसी और को प्रॉफिट नहीं देना, आपको सिर्फ अपने आप को प्रॉफिट कमाना है। तो फिर ऐसे में प्राइस लो भी रख सकते हैं आप। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करने में अफेक्ट करते हैं। इनकी वजह से प्राइस ज़्यादा या कम हो जाता है। अब हम बात कर लें एक्सटर्नल फैक्टर की, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सारे क्या है, इनके कंट्रोल। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बियॉन्ड दी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। इन पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग उनको अपने प्राइस को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो पहला है कंपटीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपटीटर जो आपका है वो कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वही प्रोडक्ट को भी बना रहा है और कम प्राइस पे सेल कर रहा है, तो मजबूरन क्या है कि मार्केट शेयर को बचाने के लिए और प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको उनको फेस करना, तो कंपटीटर के अकॉर्डिंग आपको भी अपनी प्राइस को कम या कट करना पड़ता है। तो कंपटीटर के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्राइस को घटाना बढ़ाना पड़ता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। फिर है प्रोडक्ट डिमांड। तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, यानी कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को डिमांड कितना कर रहा है, उसके बेसिस पे भी आप जो है प्राइस को घटा या बढ़ा सकते हैं। यानी कि घटाना या बढ़ाना पड़ता है प्रोडक्ट की डिमांड पे। अब भाई अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस आपने चार्ज कर लिया और उस प्राइस पे कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं कर रहे, डिमांड कम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ेगा, ठीक। डिमांड ज़्यादा है उसी प्राइस पे तो आप प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू पाने के लिए, लेकिन प्राइस को इंक्रीज करने में भी रिस्क होता है कि कहीं कस्टमर या कंज्यूमर
कंज्यूमर आपको स्विच ना कर जाएं। ठीक, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि प्राइसिंग पे इफेक्ट करती है। फिर आता है इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमी कैसी है आपकी इंडस्ट्री की, आपके नेशन की, उस पर भी कहीं ना कहीं आपकी प्राइसिंग इफेक्ट करती है कि इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है। फिर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल्स, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टैक्सेस हैं, पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपकी प्राइस कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि कंपनी ने मार्केट कैप लगा दिया, प्राइस कैप लगा दिया कि इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं, और या फिर उस प्राइस जो है फ्लोर लगा दिया कि उससे कम भी प्राइस आप नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको प्राइस को घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसिंग पे अफेक्ट करते हैं, यानी कि जब आप प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्राइसिंग पे इफेक्ट डालते हैं। इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल पोजीशन। और एक्सटर्नल फैक्टर में है कंपटीशन, प्रोडक्ट डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट कंट्रोल। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करने का 3 तरीका हो सकता है। प्रोडक्ट प्राइस में भी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहला होता है कॉस्ट बेस्ड, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा है उसके बेसिस पे हम जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कॉम्पिटिटर बेस्ड, यानी कि मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्होंने क्या प्राइसिंग फिक्स की है उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्राइस अपने फिक्स कर सकते हैं। और तीसरा होता है कस्टमर बेस्ड, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना वैल्यू देता है। कस्टमर के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत वैल्यूएबल है, तो आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे कस्टमर को लगता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर आपको जो है अपनी प्राइस रीजनेबल रखनी होगी। तो हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को फ्लोर प्राइसिंग भी कहते हैं, यानी कि हम उससे नीचे अपनी प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते। 10 रुपए किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आई है तो हम 9 रुपए में नहीं बेच सकते, क्योंकि 9 रुपए में बेचेंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। उसी तरीके से कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि कस्टमर जो देने को तैयार है उसके अकॉर्डिंग हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। अब सपोज करिए प्रोडक्ट हमारे बनाने की जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट थी वो 10 रुपए थी, लेकिन कस्टमर जो है उसकी कस्टमर के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो 20 रुपए देने को तैयार है, तो हम 20 रुपए उसे चार्ज कर सकते हैं। दैट इज सीलिंग, यानी कि मैक्सिमम प्राइस हम कितना चार्ज कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट बेस्ड मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है मार्कअप या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब सिंपल सा है कि कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट आई है प्लस उसमें हम कितना प्रॉफिट चाहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मार्कअप। अब सपोज करिए कि एक टोस्टर बनाने वाली कंपनी है, उसका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹10 है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसकी वो है 3 लाख, और वहीं पे एक्सपेक्टेड यूनिट सेल, यानी कि कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कम से कम 50,000 यूनिट सेल कर सकती है। तो इसमें उसका जो मार्कअप होगा वो क्या होगा, यानी कि मार्कअप प्राइसिंग क्या हो सकती है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए सबसे पहले हमें यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यूनिट कॉस्ट के जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट सेल। तो यूनिट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीसी प्लस एफसी डिवाइडेड बाय यूनिट सेल, यानी तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है 10 रुपए प्लस 3 लाख जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट सेल, तो आपका क्या आ जाएगा ₹16, 16 रुपए जो है यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। यानी एक यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है 16 रुपए। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 20% मार्कअप चाहता है सेल पे। क्लियर। मैन्युफैक्चरर वांट्स टू अर्न ए 20% मार्कअप ऑन सेल। तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा, मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न ऑन सेल। तो यूनिट कॉस्ट जो 16 रुपए ऊपर आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न क्या है 20%, यानी कि 0.2 हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹20, यानी ये जो है मार्कअप प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट क्या आई, यूनिट कॉस्ट क्या आई प्रोडक्ट को बनाने में 16 रुपए, और मार्कअप प्राइस जो 20% मार्कअप के हिसाब से वो प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना चाहता था तो 20 रुपए हो गया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा 20 रुपए होगा, जो कॉस्ट आई वो 16 रुपए होगा। तो इस तरीके से जो है आप मार्कअप प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा मेथड है दैट इज टारगेट रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग कहते हैं। देखिए जब भी हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कम से कम इतना % रिटर्न तो मिलेगा। यानी कि आप कहीं एफडी बैंक में एफडी कराने जाते हो तो आप वहाँ पे पता होता है कि आपको 1 लाख एफडी कराओगे तो 5% उसका जो है आपको रिटर्न मिलेगा। क्लियर। 5 साल के बाद इतना रिटर्न मिलेगा। तो उसी तरीके से जब कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है प्रोडक्ट बनाती है तो वो सोचती है कि उसके इन्वेस्टमेंट में कम से कम वो इतना 20% 15% रिटर्न तो पाए ही पाए, तो उसके बेसिस पे भी प्राइसिंग फिक्स की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है व्हाट फर्म एक्सपेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी कि फर्म जो है इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी। और इसमें क्या होता है कि जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि टारगेट रिटर्न क्या है, यानी कि हम कितना रिटर्न चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब सपोज करें कि वही सेम मैन्युफैक्चर है, उसने 1 मिलियन यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं किसी बिजनेस में, और वो चाहता है कि 20% रिटर्न ऑन, यानी कि जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस पर 20% का रिटर्न चाहता है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 2 लाख रुपए का रिटर्न वो चाहता है, और कितना
50,000 यूनिट सेल करके, अब उसने एक्सपेक्ट कर रखा है कि 50,000 यूनिट सेल करना है और मुझे उस पर 20% का रिटर्न चाहिए, और उसने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 10 लाख रुपए। तो टारगेट रिटर्न प्राइस क्या हो सकता है, इसके लिए वो फॉर्मूला होगा यूनिट कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न इनटू इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिवाइडेड बाय यूनिट सेल। तो इस तरीके से आप जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 16 रुपए, जो कि हमने पहले ही पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था, प्लस डिजायर्ड रिटर्न क्या है यहाँ पे 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 20% यानी कि 0.2 हो जाएगा, इनटू जो है इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 जो यूनिट सेल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे टारगेट रिटर्न के बेसिस पे उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 20 रुपए पर यूनिट जो है वो प्राइस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप रिटर्न के बेसिस पे, क्या आपका टारगेट रिटर्न क्या है, यानी कि आपने अगर टोटल इतना इन्वेस्टमेंट किया तो कितना आप पैसा वापस प्रॉफिट कमाना चाहते हो, उसके हिसाब से भी जो है प्राइस की, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड आता है कॉस्ट बेस में, दैट इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन सभी को पता होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली प्राइसिंग होती है, यानी कि जितनी कॉस्ट आती है उतना ही प्राइस हमारा निकल, उतना ही हम प्राइस फिक्स कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे कमाने का मेन मोटिव नहीं होता। तो फाइनल प्राइस इज सेम एज प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल प्राइस होता है वो जो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट होता है वही प्राइस हो जाता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो कंपनी ए है, हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोबाइल $50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $10। तो कंपनी ए वांट टू सेल 10,000 यूनिट इन अ ईयर, तो उसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है ब्रेक इवन के केस में। तो यहाँ पे बीईपी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, $50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट सेल जो होना है, प्लस ₹10 जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा $15। तो $15 जो है, $15 जो है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन प्राइसिंग हो जाएगी उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्लियर। अब अगला मेथड आता है कॉम्पिटिटर बेस्ड। कॉम्पिटिटर बेस्ड में यहाँ क्या होता है कि कॉम्पिटिशन के बेसिस पे, आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर, आप जो अगर आप पैकेट वाला दूध परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि नमस्ते इंडिया हो गया, अमूल गोल्ड हो गया, फिर मदर डेयरी हो गया, इनमें देखेंगे ना तो सभी की प्राइसिंग क्या है, सेम है, ₹57 पर लीटर जो है इनका गोल्ड वाला मिल्क आपको मिल रहा होगा। तो इसको कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग, यानी कि पैरिटी प्राइसिंग। जितने रुपए में कंपटीटर आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा है उतने रुपए में आप भी अपना प्रोडक्ट सेल कर दोगे। तो फर्म बेस इट्स प्राइस लार्जली ऑन कंपटीटर प्राइस, कंपटीटर के प्राइस पे ही जो है अपना प्राइस फिक्स कर देता है। आप देखेंगे एलपीजी, पेट्रोल, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, सबका रेट सेम होता है। इसी तरीके से अमूल, नमस्ते इंडिया, मैगी में आप देख लीजिए ₹12 का मैगी आ रहा है तो ₹12 का यपी भी आ रहा है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर बेस्ड में ही, दैट इज ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, या फिर कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं इसको। ऑक्शन यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बोली लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेंडर्स होते हैं जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बोली लगाई जाती है, सील्ड बिड होता है। तो वहाँ पे ये भी क्या है, कॉम्पिटिशन बेस्ड, यानी कि एक प्रोडक्ट है उसको परचेज करने के लिए बहुत सारे लोग बोली लगाने के लिए बैठे होते हैं, तो जो सबसे कम बोली लगाता है या फिर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसके वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये भी क्या है, कॉम्पिटिशन के बेस्ड पे। तो टेंडर प्राइसिंग या सील्ड बिड प्राइसिंग भी इसको कहा जाता है। तो ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में भी जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है इंग्लिश ऑक्शन। इंग्लिश ऑक्शन जिसको हम असेंडिंग बिड्स भी कहते हैं। असेंडिंग बिड्स में क्या होता है कि बोली बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि वन सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। अब सेलर जो है कोई प्रोडक्ट सेल करना है उसको, तो उसने उसकी एक प्राइसिंग फिक्स कर दी कि ₹10। तो उसने बोला कि ये प्राइसिंग उसकी मिनिमम जो इनिशियल प्राइस है वो ₹10। अब जो है बायर होते हैं वो बोली लगाते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे क्या है, कोई किसी ने बोला ₹15, किसी ने बोला ₹20, किसी ने बोला ₹50, और फिर हाईएस्ट ₹50 था, ₹50 से कोई ऊपर नहीं गया तो ₹50 में वो प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश ऑक्शन। दूसरा जो टाइप है दैट इज डच ऑक्शन। डच ऑक्शन में क्या होता है, डिसेंडिंग बिड, यानी कि यहाँ पे एक प्राइसिंग घटती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वन सेलर मेनी बायर हो सकते हैं या फिर वन बायर मेनी सेलर हो सकते हैं। वन सेलर मेनी बायर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेलर होता है, उस सेलर ने क्या किया, हायर प्राइस को है किसी प्रोडक्ट के लिए बोल देता है कि सपोज करें कि कोई प्रोडक्ट उसने बोला कि ₹50 में वो बेचने को तैयार है, कोई बायर रेडी नहीं हुआ तो क्या करेगा, 40 में बोलेगा। फिर कोई रेडी नहीं हुआ तो बोला 30 में रेडी हुआ, 30 में बिक जाएगा। लेकिन तब सपोज करें कि किसी ने बोला हाँ ठीक है 30 में रेडी परचेज तो 30 में सोल्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस वहां पे डिक्रीज हुई। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या है कि वन बायर मेनी सेलर। यहाँ पे क्या होता है कि बायर को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो अब जो है सेलर अपनी बोली लगाते हैं कि ठीक है मैं आपको ₹20 में दे दूंगा, ठीक है मैं आपको ₹10 में दे दूंगा। तो जो सबसे कम रुपए में देने को तैयार होगा उसका जो है वहां पे सेल हो जाता है। तो डिसेंडिंग बिड्स कहते हैं डच ऑक्शन। इसी तरीके से एक आता है सील्ड बिड प्राइस। सील्ड बिड प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पे सभी जो कंपटीटर होते हैं वो एक ही बिड दे सकते हैं, और यहाँ पे सामने वाले को दूसरे की प्राइसिंग का पता ही नहीं होता कि सामने वाले ने कितनी प्राइसिंग लगाई है। यानी कि क्या होता है, एक लिफाफे में आपको जो बोली लगानी है, जो भी अमाउंट देना है वो आप लिफाफे में बंद करके दे दीजिए, और जिसकी सबसे कम होती है वो सेलर जो होता है या फिर बायर जो होता है वो सेलेक्ट कर लेता है। ये नॉर्मली जो है टेंडर में होता है सील्ड बिड प्राइस में। तो इंग्लिश ऑक्शन, डच ऑक्शन में क्या है, वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, सबको पता होता है कि सामने वाला कितना बोल रहा है, उसमें कम्पीट करते हैं। लेकिन सील्ड बिड प्राइस में किसी को, सामने वाले को ये नहीं पता होता कि सामने वाले ने कितना प्राइस बोला है। तो यहाँ पे कम से कम जो है प्राइसिंग रखनी होती है सील्ड बिड प्राइसिंग में, तभी आपको जो है टेंडर मिल पाता है। उसके बाद अगला जो आता है दैट इज परसीव्ड
वैल्यू प्राइसिंग जो कि कस्टमर या फिर डिमांड बेस्ड होता है। तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसा परसीव कर रहा है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितना देने को तैयार है। वैल्यू विच कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस ऑन देयर परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि हमें जाना 10 ही किलोमीटर है, लेकिन एक जो है वहाँ पे सस्ती गाड़ी आ जाए तो उसके लिए हम अलग प्राइसिंग फिक्स कर देते हैं, वहीं पे जो एक महंगी गाड़ी आ जाए तो उसके लिए हम ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। तो दैट इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। व्हाट कस्टमर्स परसीव अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर का परसीव क्या है, परसेप्शन क्या है वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। अगर वो सोचता है कि किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, क्वालिटी, वारंटी, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार होगा। वहीं पे अगर किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, क्वालिटी, वारंटी को लेके डाउट है या फिर जो है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है या पुअर है, तो फिर उसके लिए जो है ज़्यादा पैसा नहीं देगा। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए कोई भी कस्टमर जो है कम से कम प्राइस में अगर वो बिक रहा है तो खरीद लेगा, महंगा प्राइस नहीं देगा। अगर वो ज़्यादा प्राइस उसके लिए मांगा जा रहा है तो फिर वो किसी दूसरे ब्रांड पे जो है चला जाएगा। तो ये परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होती है। चार्ज प्राइस अकॉर्डिंग टू परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी जो है ना कस्टमर के परसेप्शन के बेसिस पे प्राइसिंग को फिक्स करती है, यानी कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू करता है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, वहीं पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कम वैल्यू करता है तो आप जो है लोअर प्राइस रखेंगे। क्लियर। तो ये तीन मेथड होते हैं 3C मॉडल, कस्टमर बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड और कॉस्ट बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड में आपने देखा कि मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग या फिर ब्रेक इवन प्राइसिंग है। कॉम्पिटिटर बेस्ड में आपने देखा कि एक तो कंपटीशन बिड है जो सेल्ड बिड है, इंग्लिश ऑक्शन और डच ऑक्शन, और दूसरा था पेयरटी प्राइसिंग है। और कस्टमर बेस्ड या डिमांड बेस्ड में आप परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग को रख सकते हैं। इसके बाद अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो हम देखेंगे जियोग्राफिकल प्राइसिंग क्या होता है। जियोग्राफिकल प्राइसिंग यानी कि जहाँ पे हम लोकेशन है, एरिया के बेसिस पे जब हम प्राइसिंग फिक्स करते हैं। तो पुराना सिस्टम था बार्टर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंजिंग गुड्स नो कैश। यहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। दूसरा टेक्निक है जियोग्राफिकल प्राइसिंग में कंपनसेशन डील। यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ पैसे में पेमेंट करते हैं और जो भी बचता है उसके बदले हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको, कंपनसेशन डील। बाई बैक नेक्स्ट है। बाई बैक में क्या होता है कि सपोज करिए कि किसी सेलर ने प्लांट सेल किया है, कोई इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी सेल की है, तो उसके बदले वो क्या करता है, उस प्लांट या इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है उसको वो यूज़ करता है, उसको रिटर्न में लेता है, पैसे ना लेके वो उसके द्वारा बनाया गया चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करता है। देन है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है, सेलर रिसीव फुल पेमेंट बट एग्रीज टू स्पेंड सम मनी इन दैट कंट्री। सपोज करिए आपने किसी कंट्री से कोई काम किया और उनसे पूरा पेमेंट रिसीव किया, तो अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपने पेमेंट रिसीव किया उसमें से कुछ पोर्शन आप उस कंट्री में दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, तो दैट इज ऑफसेट। तो ये जियोग्राफिकल प्राइसिंग टेक्निक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल नाम से ही डिफरेंट, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, यानी सेम प्रोडक्ट को आप डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस में सेल करते हैं। ये कैसे हो सकता है, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट के अलग प्राइस रखते हैं, चिल्ड्रन के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के अलग प्राइस रख सकते हैं। तो कस्टमर्स के सेगमेंट के बेसिस पे आप प्राइस फेस कर सकते हैं। उसे प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म, यानी उसकी फैब्रिक क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे भी आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं अलग अलग कस्टमर से। इमेज प्राइसिंग, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग इमेज है कस्टमर्स के माइंड में, उसके बेसिस पे आप अलग अलग प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं। टाइम प्राइसिंग, आप टाइम पे के बेसिस पे भी अपनी प्राइसिंग फिक्स कर सकते हैं। सपोज करिए मूवी में क्या होता है, मॉर्निंग शो सस्ते होते हैं और वीकेंड शोज महंगे होते हैं, तो ये टाइम के बेसिस पे प्राइसिंग आप फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन प्राइसिंग। आप मूवी हॉल में अगेन एग्जांपल लेंगे तो जो आगे की सीट्स होती हैं वो क्या है, सस्ती होती हैं, और जबकि पीछे की सीट्स क्या होती हैं, महंगी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ लोकेशन। नज़दीक से आपको उतना अच्छा नहीं दिखता जो कि दूर से अच्छा दिखता है, तो लोकेशन प्राइसिंग। तो लोकेशन के बेस पे भी आप क्या करते हैं, प्राइस को ज़्यादा या कम चार्ज कर सकते हैं। अदर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं जैसे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ऑड इवन, रेफरेंस, प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग है कि लॉस लीडर, आप दिखाते हैं कि आप लॉस में होकर आप कस्टमर को सस्ते में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लो इंटरेस्ट में दे रहे हैं, लॉन्गर पेमेंट टर्म आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अनदर मेथड है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन के बेसिस में ऑप्शनल प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट, टू पार्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, आप उनको के तरीके से भी आप प्राइसिंग फिक्स कर सकते हैं। जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके पास प्राइस फिक्स करने के दो स्ट्रेटजी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे दो टेक्निक होती हैं, एक होता है स्कीमिंग प्राइसिंग, एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो सबसे पहले हम स्कीमिंग प्राइसिंग देखेंगे। तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्कीमिंग मतलब क्या होता है, मलाई निकालना, दूध में से मलाई निकालना, यानी स्कीमिंग क्रीमी लेयर ऑफ कस्टमर सेगमेंट। यानी कि हमारे इंडिया में या फिर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में कस्टमर्स जो है अलग अलग सेगमेंट के होते हैं। कुछ जो है हायर यानी हायर इनकम ग्रुप के कस्टमर्स होते हैं, कहीं पे कुछ लोग लोअर इनकम ग्रुप
ग्रुप के कस्टमर्स होते हैं। तो यहाँ स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि जो हायर इनकम ग्रुप के कस्टमर्स होते हैं ना, कस्टमर सेगमेंट होते हैं, उनसे जो है प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम हाई प्राइस सेट करते हैं इनिशियल स्टेज पे, यानी कि जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमारी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। और फिर धीरे धीरे जब हम जो हायर सेगमेंट, हायर इनकम ग्रुप वाले जो कस्टमर सेगमेंट होते हैं उनसे हम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली प्राइस को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो हायर प्राइस पे मार्केट में लॉन्च होता है, और उसके बाद फिर जब मार्केट में हम हायर इनकम ग्रुप कस्टमर सेगमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, उनसे प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे प्राइस को डिक्रीज करते हैं, जिससे कि जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं या फिर लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो भी जो है उनसे भी हम प्रॉफिट कमा सके, कंपनी प्रॉफिट कमा सके। तो ये जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो किस में यूज होती है, नॉर्मली इनोवेटिव प्रोडक्ट में, यूज्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट विथ नो और लेस कंपटीशन, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसके लिए कोई कंपटीटर है ही नहीं मार्केट में या फिर कंपटीशन कम है, तो वहां पे स्कीमिंग प्राइसिंग नॉर्मली एप्लीकेबल हो जाती है, वहां पे हम हायर प्राइस करके चार्ज कर सकते हैं। तो स्कीमिंग प्राइसिंग करने से जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई होता है, जिससे कि कंपनी की कॉस्ट भी क्या होती है, रिकवर हो जाती है। तो नॉर्मली स्कीमिंग प्राइसिंग का आप देखते होंगे कि जैसे मोबाइल फोन, कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस क्या होती है, स्टार्टिंग में हाई होती है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होती है, उसकी प्राइसिंग डिक्रीज करते चले जाते हैं। डव का आप एग्जांपल ले सकते हैं। डव जब शैम्पू जो मार्केट में आया था तो उसकी प्राइसिंग क्या थी, हाई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी प्राइसिंग को लोअर किया गया, और अब जो है मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास इनकम ग्रुप के लोग जो है परचेज कर सकते हैं स्कीमिंग को, यानी कि ₹1 के ₹2 के पाउच में भी वो जो अवेलेबल है। तो डव ये जो है ये क्या है, स्कीमिंग प्राइसिंग का यूज किया है, यानी कि जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी प्राइसिंग हाई रखी जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइसिंग लो की जाती है। क्लियर। तो बात कर ले एडवांटेज और डिसएडवांटेज की कि ऐसा क्यों होता है। तो एडवांटेज ऑफ स्कीमिंग प्राइसिंग, तो आप देखेंगे हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट आर ऑफन एसोसिएटेड विद हायर क्वालिटी, यानी कि ये लोगों का मानना होता है कि जब अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो वो हायर क्वालिटी का भी होगा, और नॉर्मली हायर क्वालिटी की हाई क्वालिटी होती है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो इससे जो है ये जो है एक बेनिफिट होता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो परसीव की जाएगी कि अच्छी क्वालिटी है। ग्रेट प्रॉफिट्स आर मेड इन द इंट्रोडक्टरी फेज, बट अभी बात है कि जब आप हायर प्राइस चार्ज करोगे लोगों से तो आपका प्रॉफिट भी जो है इंट्रोडक्शन फेज पे ही जो है, यानी कि मार्केट में लॉन्च होते ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। सूट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट एज वेल एज हाई क्वालिटी गुड सिंस देयर इज लो कॉम्पिटिशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, नया प्रोडक्ट हो मार्केट में या फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए जो है प्राइस स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो काम करती है, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन मार्केट में लो होता है। बात कर लें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में इफ द प्राइसेस आर लोवर्ड लेटर द प्रॉफिट मार्जिन एंड ब्रांड इमेज इज अफेक्टेड, यानी कि अब जब जो है आपने पहले तो हाई प्रॉफिट में लॉन्च, हायर प्राइस में लॉन्च कर दिया, लेकिन अब प्राइस को धीरे धीरे आप घटा रहे हो, तो इसका मतलब लोगों को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आप ब्रांड इमेज या प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी और आपका ब्रांड इमेज भी खराब होगा कि अब तो ये प्राइस सस्ता कर, यानी कि बेकार प्रोडक्ट है। तो इससे जो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। द कंपनी कुड सफर लॉसेज इफ कॉम्पिटिटर ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो और आप जो हाई प्राइस चार्ज करो, वहीं पे कोई दूसरी कंपनी है वो उसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को जो है लो प्राइस में दे देती है, इससे आपको लॉस हो सकता है। द डिमांड डिक्लाइंस ड्यू टू हाई प्राइसेज, और डिमांड भी हाई प्राइस होगा तो बट हो जाता है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप होगा, जो लोअर इनकम ग्रुप होगा वो परचेज नहीं करेगा, तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, कम रहेगी। तो ये डिसएडवांटेज हो सकते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग के, तो सोच समझ के प्राइसिंग करनी चाहिए। वहीं पे अगली जो दूसरी मेथड है प्राइसिंग की, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो ये न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात हो रही है, तो न्यू प्रोडक्ट में एक हो गया स्कीमिंग प्राइसिंग, जहां पे पहले हम इनिशियल स्टेज पे यानी प्रोडक्ट लॉन्च होते ही हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं, फिर ग्रेजुअली जो है उसको प्राइस को डिक्रीज करते हैं। वहीं पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, घुसना, किसी चीज में घुसना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में घुसाना चाहती है, तो मैक्सिमम मार्केट को कवर करना चाहती है। मेन मोटिव होता है कि मैक्सिमम मार्केट को कवर करे। अब मैक्सिमम मार्केट क्या है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास से ही भरी पड़ी है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको उनको अट्रैक्ट करना है, उनको प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको प्राइस को लो रखना होगा। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में यही होता है कि इनिशियली ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लो प्राइस एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि शुरुआत में तो आप अपने प्राइस को लो रखते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप मार्केट कैप्चर कर लेते हो ना, फिर अपने प्राइस को इंक्रीज करते हो। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि टू कैप्चर लार्ज मार्केट शेयर, लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए हम ये काम करते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो हम जो है प्राइस को कम में रखेंगे, फिर धीरे धीरे मार्केट में इंक्रीज चलते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अचीव बल्क सेल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइस कम रहेगी तो हमारा सेल क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेल ज़्यादा होगा तो बल्क में सेल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने जियो का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जियो में क्या था कि जियो ने फ्री में सिम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और फ्री में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, फ्री कॉलिंग जो है प्रोवाइड
करे थे। तो इससे क्या है, उन्होंने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया और एयरटेल और जो है वोडाफोन, इन सभी को क्या है उन्होंने पीछे छोड़ा। वियो हो गया, उन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया। और जियो, सभी कस्टमर्स के पास आज आप देखेंगे ना एक जियो का सिम अवेलेबल होता ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये लॉन्च किया पेनिट्रेसिंग। और अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जब पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया तो उन्होंने प्राइस को इंक्रीज किया। अब देखेंगे नॉर्मली जो एयरटेल की प्राइसिंग है वही जियो की भी प्राइसिंग आ गई है। तो शुरुआत में फ्री कर दिया और अब जो है प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मार्केट को कैप्चर करके फिर धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो लोअर प्राइस हेल्प द डिमांड ग्रो फास्टर। बट ऑब्वियस बात है कि जब आपने प्राइस को लोअर रखोगे तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। ब्रांड अवेयरनेस ग्रोज फास्टर, जियो के बारे में इतनी जल्दी ब्रांड अवेयरनेस फैलेगी जितनी तेज किसी और की नहीं फैली होगी। भाई सस्ता है, आपने खरीदा, आपको अच्छा लगा, दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस भी जो है बहुत जल्दी फैली। कस्टमर बेस एंड मार्केट शेयर ग्रोज फास्टर। ऑब्वियसली जब सेल बढ़ेगी, प्राइस लो होगा, सेल बढ़ेगी। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कस्टमर बेस, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा। ब्रांड गेट्स टू अट्रैक्ट द प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। और जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं ना, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर मतलब कोई प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो या तो उनकी डिमांड घट जाएगी या तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ी तो डिमांड घट जाएगी। तो ऐसे लोगों को ये जो है अट्रैक्ट करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लोअरिंग द प्राइस में गिव द परसेप्शन ऑफ ए लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखे हो तो इससे ये भी मानना होता है कि हाँ इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, वो खराब होगी। वहीं पे डिक्रीज्ड प्रॉफिट इन द इंट्रोडक्टरी फेज, यानी कि शुरुआत में जब आप प्राइस कम रखोगे तो आपकी जो प्रॉफिट होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो ये डिसएडवांटेजेस वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, जहाँ की ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा कम हो। यानी कि आप ऐसा प्राइस फिक्स करें जो कस्टमर उसको अफोर्ड भी कर सके और आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा हो, और जिससे कि आपकी क्वालिटी भी जो है वो इन्फीरियर ना हो, क्वालिटी भी अच्छी महसूस हो। जैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट क्या होता है, ये सस्ता होता है तो हम मानते हैं कि उसकी क्वालिटी बेकार होगी। और वहीं पे इंडियन टॉयज़ को देख लीजिए, तो इंडियन टॉयज़ क्या है, वो कॉस्टली होते हैं तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन डिमांड किसकी है, डिमांड जो है चाइनीज़ टॉयज़ हम परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता होता है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल होता है। इसको रिसर्च करके जो है कंपनीज को प्राइसिंग को सही तरीके से फिक्स करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।